द आर्यंस, हमने देखा कि अभी तक आईवीसी को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। अब देखेंगे कि आर्यंस कौन थे। आर्यंस थे बार्बरिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया हु केम टुवर्ड्स दिस एरिया इन सर्च ऑफ फूड एंड रिसोर्सेज। आर्यन मध्य एशिया की बर्बर जनजाति थे जो भोजन और संसाधनों की तलाश में क्षेत्र की ओर आए थे। एंड दे सप्रेस द इंटेलेक्चुअल लिबरल अर्बन पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सभ्य शहरी लोगों का दमन किया। ठीक है। टू सपोर्ट दिस थ्योरी, यानी कि हमें कैसे पता लगता है कि आर्यन इन्वेजन ही हुआ था, तो इसको एक थ्योरी सपोर्ट करती है कि हमें कलेक्टिव स्केलेटन मिले कट मार्क के साथ काफी जगहों पर। हेंस दिस इज इम्पोर्टेंट आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर हड़प्पा टाउन है, हिंडन कुश माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश माउंटेन्स। ये सेंट्रल एशिया से यहाँ से आर्यंस आए थे। ठीक। ये आपका पूरा का पूरा आर्य वो वाला पार्ट है जहाँ पर आईवीसी हुआ करती थी इंडस रिवर के साथ। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टडी, इंपॉर्टेंट फैक्ट। कुछ फैक्ट हैं कि हमें ये तो पता लग गया कि आर्यंस आए थे। ठीक है, आईवीसी खत्म हो चुकी है, अब वैदिक पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तथ्य हैं, महत्वपूर्ण तथ्य जो हमें पता होने चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के लिए टाइप ऑफ स्टडी होती है एपिग्राफिक बोलते हैं। एपिग्राफी टू डिकोड द स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि रॉक एडिक्ट्स, शिलालेख जो होते हैं उन्हें डिकोड करने के लिए जो स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। ठीक है, ये टर्म्स याद रखना पूछ लेता है। पैलियोग्राफी बोलते हैं टू डिकोड द स्क्रिप्ट ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ कॉपर प्लेट्स, यानी कि ताम्र पत्र, यानी कि तांबे की जो प्लेटें होती थी ताम्र पत्र बोलते हैं उसे, उसे बोलते हैं पैलियोग्राफी। मिट्टी के बर्तनों, सिक्कों, किताबों और सभी पुरातात्विक स्रोतों के शिलालेखों की लिपि को डिकोड करने के लिए जो एक टर्म यूज होती है वो क्या है, पैलियोग्राफी। ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं स्टडी ऑफ कॉइन्स को, सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस, रॉक इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हमें कैसे पता लगता है किसी भी इतिहास के बारे में। ठीक है, या तो कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो, कॉपर एनग्रेविंग हो, मोन्यूमेंट्स हो, कॉइन्स हो, पोट्री हो, या फिर रिटर्न रिकॉर्ड्स हो। ठीक है, इससे हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पता लगता है। शिवी दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है। आज मैंने हिंदी में भी लिखने का ट्राई किया है, तो नोट्स दोनों में है, हिंदी और इंग्लिश। ठीक लगे आपको नोट्स इस तरह से? ठीक है, अभी नोट्स नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अभी मैं वो देख रहा हूँ ना। ठीक है, तो इन सोर्सेज जो आपके पुरातात्विक शिलालेख, कॉपर एनग्रेविंग, स्मारक संरचना, सिक्के और बताते हैं हमें स्रोतों के बारे में कि हमारे इतिहास के बारे में। ठीक है, ये आपकी होगी आर्यंस से रिलेटेड। आर्यंस का देखा आपने, नहीं देखा तो एक बार और देख लीजिए। आर्यंस कौन थे? आर्य मध्य एशिया की बर्बर जनजाति थी जो संसाधन की तलाश में आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता पर आए थे। और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बौद्धिक, उदार और शहरी का दमन किया। इस थ्योरी को कट मार्क्स हैव बीन फाउंड एट मेनी साइट्स। हमें मोहनजोदारो की साइट्स पर हड़प, हमने उसे क्या कहा, मृतकों का टीला क्यों कहा था, क्योंकि हमें काफी कलेक्टिव स्केलेटन्स मिले थे। ठीक है, तो वो ये थ्योरी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को कंफर्म करता है। और आर्यन इन्वेजन की थ्योरी टाइम व्हीलर द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप। अब बात करते हैं वैदिक पीरियड की, कि वैदिक काल
क्या है? वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है वैदिक काल। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? भैया आपका नेट इश्यू हो रहा है। नेट इश्यू, सक्षम मेरा नेट इश्यू हो रहा है। अब ठीक है, चलो। तो आर्यंस वाले पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है कि आईवीसी का पतन और आर्यंस? नो प्रॉब्लम टिल नाउ। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं वैदिक काल। उसके बाद में आर्यंस ने वैदिक काल की स्थापना की। वैदिक काल में पढ़ते हैं कि वैदिक काल कहाँ से स्टार्ट माना जाता है। ठीक है, 1500 से 620 वैदिक काल, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, वैदिक काल वैदिक लिटरेचर और वैदिक सोसाइटी में बटा हुआ है। दो पार्ट्स में बटा हुआ है, वैदिक लिटरेचर और वैदिक सोसाइटी में। वैदिक लिटरेचर में श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट आते हैं। ठीक है, वैदिक साहित्य में कौन से पाठ आते हैं? श्रुति पाठ और स्मृति पाठ। ठीक है, दूसरा है वैदिक सोसाइटी, जिसमें इसको दो पार्ट्स में बांटा है, ऋग्वैदिक पीरियड में और लेटर वैदिक पीरियड में। ऋग्वैदिक पीरियड आपका 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है, और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। ठीक है, वैदिक पीरियड को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, ऋग्वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, 1500 से 600 बीसी वैदिक पीरियड की पूरी टाइमलाइन है। टाइमलाइन को अच्छे से याद रखना। वैदिक लिटरेचर, ठीक है, ये देखो आप, वैदिक लिटरेचर दो पार्ट्स में है, श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। अब ये देखना है कि ये श्रुति टेक्स्ट क्या है और स्मृति टेक्स्ट क्या है, या फिर वैदिक लिटरेचर वैदिक साहित्य क्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो। शिवी कोई प्रॉब्लम? हिंदी क्लियर है आपको, समझ में आ रही है? ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक लिटरेचर किसे बोलते हैं? वैदिक लिटरेचर, ठीक है, वैदिक साहित्य हैं, यानी कि जो उस समय पे साहित्य हुआ करते थे, जैसे कि आपका सभी वेद संहिता, ये सभी क्या हैं? साहित्य हैं। ठीक है, जो वैदिक काल लिखे गए थे। तो दो तरह के वैदिक साहित्य हैं। पहला है श्रुति टेक्स्ट, श्रुति पाठ। इसे बोला गया है यह ज्ञान का संकलन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास आउट हुआ है। ठीक है, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज दैट वाज ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम वन जनरेशन टू मैनी जनरेशन। यानी कि जो हमें कथाएं सुनाई जाती हैं, ठीक है, वो किसमें किसका पार्ट है? वो श्रुति टेक्स्ट का पार्ट है, यानी कि जो हमें अपने पूर्वजों से मिली। ठीक है, जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, अरण्यक हैं और सहस्त्र हैं, ये किसका पार्ट है? ये श्रुति टेक्स्ट का पार्ट है। ठीक है, इन्हें मोर एक्यूरेट है। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है text. It is a compilation of knowledge that was remembrance. Example, वेदांग, पुराण, धर्मशास्त्र और स्मृति। ठीक है, कंपाइल्ड किए गए थे कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, यानी कि वेद व्यास द्वारा, 1200 से 1000 बीसी के अंतराल में। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई? बट नोट्स नहीं दिख रहे। अब नोट्स डिसेबल किए हैं, नोट्स नहीं को।
नोट्स नहीं दिख रहे किसी को भी? सक्षम शिवी नहीं? क्लियर दिख रहे हैं? अगर इतने में मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं स्क्रीन को तो ठीक है। तो स्मृति टेक्स्ट देखा हमने, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ नॉलेज दैट वाज रिमेम्बरेंस। वेदांत पुराण धर्मशास्त्र इसका पार्ट है, स्मृति टेक्स्ट का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन वेद और उपवेद। वेद क्या है और उपवेद क्या है? ठीक है। वेद है थ्योरेटिकल कंपाइलेशन ऑफ वैदिक सोसाइटी, यानी कि वैदिक सभ्यता के थ्योरेटिकल कंपाइलेशन है। ठीक है। और उपवेद है जबकि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थ्योरेटिकल आइडियाज। ठीक है। वेदों की इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोला गया है? उपवेद से बोला गया है। ठीक। यहाँ पर किसी को कोई समझ में आया हो? उसके बाद देखते हैं कितने वेद होते हैं। आप 4 वेद हैं, इनमें क्या क्या लिखा गया है पूरा पढ़ेंगे वेदों को अच्छे से, क्योंकि इस एग्जाम में पूछ लेता है। ऋग्वेद में हाइम्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस के बारे में लिखा गया है, देवी देवताओं के भजन के बारे में। आज नेट इशू है। मेरा नेट तो सही चल रहा है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है सब। नेट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा। क्या मेरा कोई नेट का प्रॉब्लम है? ये तो ठीक है। तो टाइप ऑफ वेद में देखा हमने, ऋग्वेद में क्या लिखा हुआ है? भगवान लिखे हुए हैं। सामवेद में हमें म्यूजिक क्या है, यानी कि कंपाइलेशन का है हमें, कहाँ पर? सामवेद में। यजुर्वेद में यज्ञ, डायनेशन, जो युद्ध, राजसूय यज्ञ, ये काफी सारे यज्ञ, ठीक है, को लेकर काफी सारे यज्ञ हुआ करते थे, उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बारे में हमें पता चलता है। अथर्ववेद डेली लाइफ एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। ये हम आगे से देखेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं हम ऋग्वेद को। वेद हमारा सबसे, ऋग्वेद ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, जिसमें हाइम्स कंटेंट है। ठीक है। यानी कि भगवान और देवी देवताओं के बारे में लिखा गया है इसमें। ये हमने पीछे भी देखा, इसमें भगवान और देवी देवताओं के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद को 10 मंडल्स में बांटा हुआ है, जिसमें 128 सूक्त हैं। ठीक। और 462 वर्ष हैं, यानी कि, ठीक, स्ट्रक्चर याद रखनी है। ऋग्वेद की 10 मंडल में डिवाइडेड है, वो 10 मंडल 1028 श्लोकों में, सूक्तों में डिवाइडेड हैं, और उसमें छंद कितने हैं? 1462 छंद हैं। ठीक है। किसके अंदर है? ऋग्वेद में देखें कि 10th मंडल जो है, 10 मंडल हैं टोटल, उसमें से सेकंड और सेवंथ मंडल हुआ है। ठीक है। यानी कि जब ऋग्वेद लिखा गया तो सेकंड मंडल को पहले लिखा गया, और सेवंथ में मंडल थे वो बाद में ऐड किए गए। ठीक है। यानी कि थर्ड, फिफ्थ, सिक्स आपके ये कब लिखे गए? उसके बाद लिखे गए। पहले सेकंड और सेवंथ लिख दिए, उसके बाद थर्ड, फिफ्थ, सिक्स लिखे, उसके बाद लास्ट में जोड़े गए 1, 8, 9। ठीक है। 10वें मंडल में क्या लिखा गया है? में कुछ इंपॉर्टेंट मंडल्स हैं, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो लिखी गई हैं, उन्हें हम देखेंगे। थर्ड मंडल में लिखा हुआ है गायत्री मंत्र। ठीक है। कंपोज किया है गायत्री मंत्र को विश्वामित्र ऋषि ने। एग्जाम में पूछ लेता है कि गायत्री मंत्र
कौन से वेद में लिखा हुआ है, किस मंडल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? शिवी कोई प्रॉब्लम? या एक बार और दोबारा देखते हैं। वैदिक काल जो है वो आर्यंस के इन्वेजन के बाद से स्टार्ट हुआ, यानी कि आर्यंस यहाँ पर आ गए, उन्होंने आईवीसी के लोगों को उन्होंने मतलब इन्वेट कर दिया, यानी कि उनका अतिक्रमण कर दिया, और उसके बाद अपनी खुद की यहाँ पर एक सभ्यता बसाई। ठीक है, पहले नगर को बिगाड़ कर अपना एक नगर बसाया, जिसे हमने कहा वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक काल जो है वो आपका 1500 बीसी से 600 बीसी तक। मैं चाहता हूं कि आप जो यहाँ पर पढ़ो वो आपको एकदम अच्छे से याद रहे। ठीक है, आपको अगर आप घर पे भी नहीं मतलब दोबारा अभी रिवाइज नहीं करते हो, तो भी आपको अच्छे से रिवाइज याद रहे, रिमेम्बर रहे कि मैंने क्या पढ़ा था। ठीक है, इसलिए मैं कहीं कहीं फोटोज भी अपलोड करता हूँ पीडीएफ में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, याद करने में इजी हो। ठीक है, तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अच्छे से पूरा डिटेल में आप जानो चीज़ों को, ठीक, ताकि आपका बेस क्लियर हो। वैदिक पीरियड 1500 से 600 बीसी है। वैदिक पीरियड की लैंग्वेज संस्कृत है ना? हाँ, वैदिक पीरियड की लैंग्वेज संस्कृत है। आगे हम देखेंगे वैदिक पीरियड की लैंग्वेज, ऋग्वैदिक पीरियड जब चलेगा। अभी हम वैदिक लिटरेचर देख रहे हैं। ठीक है, लिटरेचर यानी कि साहित्य। ये जो बुक्स होती हैं ये तब होती हैं, हमारे जो वेद हैं, चारों वेद, ऋग्वेद हैं, ठीक है, उपनिषद हैं, अरण्यक है, संहिता है, तो ये सब क्या है, ये साहित्य हैं, लिटरेचर्स हैं, ये वैदिक काल की लिटरेचर्स हैं जो हमें वैदिक पीरियड के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये जानना है कि वैदिक पीरियड के जो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम वैदिक पीरियड की वैदिक सोसाइटी देखेंगे, जो उनका समाज था, उनकी लैंग्वेज क्या थी, वो किस प्रकार से रहते थे, उनका इकोनॉमिक लाइफ क्या था, उनका सोशल लाइफ क्या था, इन सभी चीज़ों को हम जानेंगे। लेकिन पहले हम वैदिक लिटरेचर वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद वैदिक सोसाइटी वाला पार्ट करेंगे। उसमें भी पहले ऋग्वैदिक काल आएगा, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि वैदिक लिटरेचर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जैसे हमने पढ़ा कि श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। श्रुति टेक्स्ट में सभी वेद आते हैं, यानी कि चारों वेद जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पहला वेद देखा हमने ऋग्वेद, तो वो किसका पार्ट है, वो श्रुति टेक्स्ट का पार्ट है। ठीक है, श्रुति टेक्स्ट किसे बोला गया है, जो वन जनरेशन टू मैनी जनरेशन ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही उपनिषद हैं, अरण्यक हैं और संहिताज हैं। ठीक है, उसके बाद यह अधिक सटीक माने जाते हैं, यानी कि जो एक्यूरेसी मानी जाती है वो किसकी ज्यादा मानी जाती है, श्रुति एक्यूरेसी मानी जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों माना जाता है, बल्कि जो वैदिक लिटरेचर है हमारा वो वर्बल में है, और जो आपका मतलब श्रुति टेक्स्ट है वो वर्बल में है, और जो स्मृति टेक्स्ट है वो रिटर्न में है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों एक्यूरेट वर्बल वाला क्यों माना जाता है और नॉन वर्बल को क्यों एक्यूरेट नहीं माना जाता है? ठीक है, बताइए। चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि श्रुति टेक्स्ट को, हम श्रुति पाठ को क्यों एक्यूरेट मानते हैं। क्योंकि जो हमारे पूर्वज थे, ठीक है, जो उस समय से अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे थे, वो लोग उन्हें एज इट इज बताते थे आगे अपनी पीढ़ी को, जैसे उन्होंने देखा था। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्मृति टेक्स्ट है, स्मृति टेक्स्ट में जो वेदांग है, पुराण है, धर्मशास्त्र हैं और स्मृति हैं, ये लिखे गए थे उस समय के राजाओं के प्रभाव में आकर, उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे उनके प्रभाव में आकर लिखे गए थे। ठीक है, तो इन्हें कम एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि कोई भी राजा अपनी कभी बुराई नहीं लिखना चाहेगा, अपने की आने वाली पीढ़ी उसकी बुराइयों को पढ़े, बल्कि ये चाहेगा कि उसकी अच्छाइयों को पढ़े। ठीक है, एक मात्र डिफरेंस है कि क्यों टेक्स्ट को एक्यूरेट माना जाता है।
को रिटन फॉर्म में होते हुए भी कम एक्यूरेट है। तो ये बात क्लियर, हाँ या ना का जवाब तो दे दिया करो कि ये बात क्लियर हुई या नहीं। ठीक है, यस यस, ठीक। बोलते हैं ये जो वेदों की एडिशन थी, यानी कि वेदों का जब संकलन हुआ, तो वो कृष्ण द्वैपायन व्यास ने, यानी कि वेद व्यास ने 1200 बीसी से 1000 बीसी के, ठीक है, 1500 से 1000, यानी कि 1000 बीसी का समय जो है वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। 1500 से और 1000 बीसी के अंतराल का समय महाभारत का जो काल माना जाता है, ठीक है, महाभारत आपने पढ़ी होगी, महाभारत देखी भी होगी, तो वो जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 से 1000 बीसी माना जाता है। जो महाभारत के जितने भी किंग्स थे उन्हें सभी को आर्यंस माना गया है, ठीक है। क्या माना गया है? आर्यंस माना गया है। महाभारत काल के जितने भी राजा महाराजा हुए वो सभी क्या थे? आर्य थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो आपको महाभारत का अगर कोई टाइमलाइन पूछता है तो वो 1500 से, मैंने नहीं देखी, कोई बात नहीं, आपने नहीं देखी, लेकिन केवल मैं इतना बता देता हूँ कि महाभारत का जो समय अंतराल है वो 1500 से और 1000 बीसी के बीच का है, ठीक। वेद और उपवेद, वेद और उपवेद में क्या डिफरेंस है? वेद और उपवेद में डिफरेंस देखा कि वेद है वैदिक सोसाइटी के, यानी कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता का थ्योरेटिकल कंपाइलेशन, यानी कि जो थ्योरेटिकल होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन से पहले का जो किस में लिखा गया है? वेदों में लिखा गया है, ठीक है, कि यानी कि वेद एक तरह से क्या रूल बुक की तरह थे, ठीक है, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा वैसा, लेकिन वो तभी तक क्या नहीं हुआ था? इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। उसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन के रिजल्ट और इम्प्लीमेंटेशन का जो इफेक्ट है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? वो हमें उपवेद में देखने को मिलता है। तो यही एक डिफरेंस है वेदों और उपवेदों में, ठीक। ये आपको अंतर समझ में आया? मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, वेद वैधानिक समाज के सैद्धांतिक संकलन, वेदों की सैद्धांतिक विचारधारा के व्यवहारिक कार्य निर्वहन है, ठीक है। यानी जो वेद हैं वो समाज के थ्योरेटिकल कंपाइलेशन का कंपाइलेशन है, जबकि जो उपवेद हैं वो उसी थ्योरेटिकल कंपाइलेशन का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। शिवी, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो प्रॉब्लम। समझ में तो आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है या हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम वैदिक पीरियड, वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में हमने देखा कि श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट को, श्रुति टेक्स्ट का ही पार्ट है वेद। वेद में हमने देखा कि ऋग्वेद है हमारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। ऋग्वेद में किसके बारे में लिखा गया है? भगवान और देवी देवताओं के भजन के बारे में लिखा गया है। सामवेद में म्यूजिक के बारे में, ठीक है। सामवेद में 7 सुरों के बारे में लिखा गया है एक्चुअली, जो सारे गामा पा धा नी का है उसके बारे में किया गया है। वो कहाँ पर किया गया है? सामवेद में किया गया है, ठीक है। यानी कि जो म्यूजिक का कंपाइलेशन है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? देखने को मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद में जो देखने को मिले यज्ञ, ठीक है, यज्ञ हुआ करते थे, जैसे राजसूय यज्ञ हुआ, ठीक है। इस प्रकार के यज्ञ, डायनेस्टी एक्सपेंशन के लिए भी यज्ञ था। राजसूय यज्ञ जो था वो डायनेस्टी एक्सपेंशन के लिए यज्ञ था, ठीक है। ऐसे ही सिक्योरिटी, काफी सारे यज्ञ हुआ करते थे कि सिक्योरिटी के लिए अगर कोई राजा कुछ यज्ञ कराता है अपने उसमें, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो गया, राजसूय यज्ञ हो गया, यज्ञ हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या किस लिए किया करते थे? जैसे अश्व का
अच्छा के लिए, यानी कि एक घोड़ा था, उसे दौड़ाया जाता था अलग अलग स्टेट्स में। अगर उसे था तो युद्ध होता था। युद्ध में अगर जिसने घोड़ा दौड़ाया है तो हो गया, उसकी साम्राज्य का विस्तार हो गया। राजसूय यज्ञ कब किया जाता था? जब सिंहासन पर नई पीढ़ी को बैठाना हो, ठीक है, या फिर दूसरे राजा का राज्याभिषेक, तो तब क्या कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ किया जाता था। ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ है, जो समाज में हैप्पीनेस, सोसाइटी में हैप्पीनेस के लिए किया जाता था, यानी कि जब तो तब कौन सा यज्ञ किया जाता था? वाजपेयी यज्ञ किया जाता था। उसमें नाच गाना, चैरोइट रेस, ये सभी जो आपको देखने को मिलती हैं वो किस यज्ञ में देखने को मिलती हैं? वो वाज मिलती हैं। और इसको हमें यजुर्वेद बताता है, ठीक है, कि हमें कब कौन सा यज्ञ करना है, कब क्या करना है। ये सभी चीजें किसमें लिखी हुई हैं? ये यजुर्वेद में संकलित हैं। अथर्ववेद में डेली लाइफ एक्टिविटीज के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। अथर्ववेद बताता है हमें हमारी डेली लाइफ मंथ्स मोर। ओके, यजुर्वेद वाला मैं पार्ट बताता हूँ कि यजुर्वेद में कुछ यज्ञों के बारे में लिखा गया है, जैसे आपके राजसूय यज्ञ हुआ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ हुआ, वाजपेयी यज्ञ हुआ। ऐसे काफी सारे यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें हमें हमारे डायनेस्टी एक्सपेंशन, सिक्योरिटी, फॉर सोसाइटी के लिए हमें क्या करना है, वो सभी किसमें लिखा हुआ है? यजुर्वेद में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट आपका अथर्ववेद आता है, फोर्थ एंड लास्ट अथर्ववेद। डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिखा हुआ है, ठीक है। बताता है अथर्ववेद, क्या बताता है इसमें? यानी कि ब्लैक मैजिक है, मेडिसिन है, एक्टिविटीज हैं, ये सभी किसमें लिखी हुई हैं? अथर्ववेद में संकलित हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो मेडिसिन वाला पार्ट है, ठीक है, डेली लाइफ एक्टिविटीज, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी रूल बुक, जैसे आज के समय में रूल बुक है, वो लिखा गया है, वो कहाँ पर है? वो अथर्ववेद में लिखा गया है, ठीक है। ऐसे ही कि बर्थ, मैरिज, कल्चरल एक्टिविटीज, यानी कि बर्थ के समय पर क्या करना चाहिए, डेथ के रिचुअल्स क्या हैं, वो सभी कहाँ पर लिखा हुआ है? वो हमारे अथर्ववेदा में लिखा हुआ है। इन्हें बोलते हैं कल्चरल एक्टिविटीज। किसी कोई प्रॉब्लम चारों वेदों को समझने में, कि चारों वेदों में क्या लिखा हुआ है, क्या हमें चारों वेद बताते हैं? ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद पढ़ते हैं डिटेल। ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है, ऋग्वेद हमें क्या क्या बताता है? ऋग्वेद बताता है कि ये सबसे वेद है, ठीक है। ओल्डेस्ट वेदा तो छोड़ो, सबसे पुराना प्राचीनतम लिटरेचर माना जाता है वेद को, ठीक है। पूरे सबसे प्राचीनतम लिटरेचर, यानी कि साहित्य माना जाता है किसे? ऋग्वेद को, ठीक है। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्या करता है ये, यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है? ये भगवान और देवी देवताओं के भजन के बारे में बताता है, ठीक है। संरचना इसमें 10 मंडलों को एडिट करके एक ऋग्वेद बनाया गया है। 10 मंडल में 1028 सूक्त हैं, ठीक है। उसमें भी 1462 छंद हैं, ठीक है, यानी कि वर्सेस हैं। सभी मंडल अलग अलग लिखे गए हैं। सेकंड और पहले लिखे मंडलों में से, उसके बाद में बाकी सभी पार्ट लिखे गए हैं लास्ट में, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट मंडल्स देखते हैं। थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है, जो विश्वामित्र ऋषि द्वारा कंपोज किया गया है। फोर्थ मंडल हमें ट्रेसेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बताता है कि जो वैदिक सोसाइटी है उसमें हम कृषि के बारे में लिखा गया है कि कृषि को हमें करनी चाहिए, इस प्रकार से करनी चाहिए, वो हमें इसमें लिखा गया है, फोर्थ मंडल में लिखा गया है। सेवंथ मंडल में वरुण देव के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद में 9th मंडल हमें सोम के बारे में बताता है। सोम बोर्ड है पीपल का ट्री, यानी कि घोड़ा बोर्ड को, ठीक। 10th मंडल हमें पुरुष सूत्र के बारे में